नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले और खालिस्तानियों के समर्थक जो गैंगस्टर हैं, वो कार्रवाई के डर से भारत को छोड़कर दुनिया के कई देशों में शिफ्ट हो गए हैं। वो भगोड़े घोषित हो गए हैं, लेकिन एनआईए ने अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। और आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी, एनआईए, रॉ, इन सब संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से ये तय कर दिया है कि भारत विरोधी अभियान चलाने वाले लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों तो भारत में हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उनकी यूएपीए के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। और एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ ईडी जो है उनकी कार्रवाई कर रही है उनकी प्रॉपर्टी की जब्ती की। अब इस सब मामले में, क्योंकि अभी तक देखने में आया है कि ये गैंगस्टर लोग, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग विदेश में बैठ जाते हैं और वहां मोटा पैसा कमाते हैं। चाहे उनको चीन दे रहा हो, चाहे अमेरिका दे रहा हो या पाकिस्तान दे रहा हो, इसका कुछ नहीं पता कौन पीछे है, लेकिन उनके पास मोटा पैसा इस बात के लिए आ रहा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करें और भारत का एक और टुकड़ा करें, यहां फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को चलाएं। और इसके लिए कहीं रेफरेंडम हो रहा है तो कहीं धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसको लेकर के एनआईए ने देश के अंदर ताबड़तोड़ एक बार फिर से छापेमारी की है। और इस छापेमारी से आपको बता दूं कि पूरा वो नेक्सस अब इस समय टूटने की कगार पर है, जो ये खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग, खालिस्तान की मांग करने वाले लोग चला रहे थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अब इन्होंने एक ट्रेंड कर दिया कि जो यहाँ के गैंगस्टर हैं, इसके पीछे कहा जा रहा है, जो सूत्र हैं एनआईए के वो ये बता रहे हैं कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। और वो जो आईएसआई है, वो जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान से आतंकवादियों को हथियार लेकर भेज रही थी, अब उन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भारत के अंदर जो ऑलरेडी गैंगस्टर हैं उनको कांटेक्ट किया, क्योंकि उनके पास अवैध असला होता ही है, उनके पास गैंग होते हैं और वो उनसे हत्याएं करा रही है, उन्हीं के जरिए यहां अपराध हो रहा है। और उनकी प्लान थी कि इकट्ठा अब अगले महीने, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, तो उन्होंने तय किया कि इनके जरिए देश में जगह जगह बम ब्लास्ट कराए जाएं, जिससे मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, जनता मोदी के विरोध में हो जाए और मोदी सरकार इस केंद्र की सत्ता से हट जाए और फिर से वही सरकार आ जाए जिसने देश की आज़ादी से लेकर 65 साल यानी 2014 तक राज किया। सारा खेल सत्ता को पाने का चल रहा है। अब इसके पीछे जो चीजें निकलकर आई हैं उसको लेकर एनआईए ने, आपको बता दूं, 7 राज्यों में 53 जगह पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, इस जगह एक साथ छापेमारी हुई। और ये आपको बताऊं 7वीं बार हो रही है। हरियाणा में 4 जगह, दिल्ली एनसीआर में एक जगह, राजस्थान में 13 जगह और पंजाब में 30 जगह। इसके पहले 1000 स्थान पर इकट्ठी छापेमारी हुई थी। ये फिर से छापेमारी एक सूचना पर की गई है। उत्तराखंड में 2 जगह की गई है। और इसमें आपको बता दें, जो गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में और रजियासर में, सूरतगढ़ में एक छात्र नेता के आवास पर हुआ है, पंजाब के मोगा और भटिंडा में, उत्तराखंड के देहरादून और बाजपुर में, और इसके अलावा कई स्थानों पर भारी मात्रा में छापे के बाद गोला भी मिला है, बारूद भी मिला है, गोलियां मिली हैं और बड़ी मात्रा में AK-47 और अवैध असला और पिस्टल मिला है। सोचिए, अगर ये छापेमारी ना होती, एनआईए ये कार्रवाई ना करती, तो इन गोला, गोली और हथियारों का इस्तेमाल क्या होना था। आप देख रहे हैं 4 राज्यों में अभी चुनाव है और इन चुनावों में मोदी जी रैलियों को कवर करने के लिए जाते हैं। इनकी कोशिश थी, ऐसी एनआईए पे सूचना है कि ये उन रैलियों में हमला कर सकते थे, बम ब्लास्ट कर सकते थे। आपको याद होगा एक बार जब चुनाव चल रहा था पिछला लोकसभा का, मोदी जी की पटना में रैली थी बिहार में, और किस तरह से बम ब्लास्ट किए थे एक के बाद एक। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग हैं, ये मोदी को टारगेट करना चाहते हैं। मोदी, योगी, अमित शाह, ये 3 व्यक्ति तो ऐसे हैं, और अब चौथा एक व्यक्ति और इसमें जुड़ा है, वो है हेमंत बिस्व शर्मा। ऐसे नेताओं को टारगेट करना चाहते हैं जो स्टार कैंपेनर हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको लगता है कि अगर ये 4-5 नेताओं को इस तरह से हमले में ख़त्म कर दें तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 में वापसी, सत्ता में आना, ये असंभव हो जाएगा। तो एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और एजेंसियों ने ये जो छापेमारी की है,
इसमें आपको बता दूं, सिख फॉर जस्टिस की पन्नू की संपत्ति जब्ती का काम शुरू किया। इसके बाद आतंकी ये जो है हरविंदर सिंह सिद्धू उर्फ रिंदा, इस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा। और इसके अलावा आपको बता दूं 370 छापे हुए हैं, जिसमें 1129 गोलियां बरामद हुई है, 4 AK-47 और AK-56 सीरीज की राइफलें, 38 पिस्टल ये बरामद हुआ है। और 87 खातों को फ्रीज किया गया है, सीज किया गया है, जिसके अंदर विदेशों से आया हुआ पैसा और देश में अलग अलग जगह से लोगों से उगाही करके ये पैसा रखा गया था। इसी तरह आपको बता दूं 15 लोगों को भगोड़ा घोषित किया गया है और 9 ऐसे गैंगस्टर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, जो देश के अंदर कहीं ना कहीं इस NIA की छापेमारी में पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन उनके बारे में NIA के पास ये सूचना है कि वो खालिस्तानी मांग कर रहे जो संगठन है, सिख फॉर जस्टिस है और खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स है, बब्बर खालसा, इनके कहने पर वो यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। यानी एक नशे का कारोबार है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ड्रग की खेप आती है, आपने देखा वो बहुत तरीके उन्होंने खोज रखे हैं, ड्रोन के जरिए कहीं ना कहीं गिरा देते हैं, फिर बंदे को फ़ोन कर देते हैं फला जगह फला खेत में हमने गिरा दिया है। अब कितना ही BSF पहरा देगी, लेकिन कहीं ना कहीं से वो नशा हथियार बॉर्डर पार से आ ही गिरता है। हालांकि अब सरकार इस पर अलग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, BSF भी अलर्ट पर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से नशे का एक पैकेट आ गया, उस पैकेट को फिर देश में अलग अलग जगह ले जाना। इसी तरह आपने देखा पिछले दिनों मणिपुर में, नागालैंड में हिंसा हुई, उसके पीछे भी ये ड्रग के कारोबारी हैं। जो कुकी हैं, जो नागा हैं, इनके ऊपर सीधा एजेंसियों ने पता लगाया है कि ये जो है पहाड़ों के अंदर क्या कर रहे हैं, वहाँ अफीम की खेती कर रहे हैं, फिर उससे ड्रग बनाते हैं और इसकी सप्लाई होती है, इसी में हथियार आते हैं अवैध, और फिर उससे हिंसा फैलाई जाती है। और 2024 के चुनाव में बड़ी मात्रा में हिंसा करने का इंतजाम किया जा रहा है। भारत के बाहर बैठी ताकतें, उसमें चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो या फिर कोई और भी हो, इन सबकी मंशा ये है कि किसी भी तरह से करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन जाए। क्योंकि मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 9 साल का अभी तक शासन हुआ है, 9 साल में 10वें स्थान पर भारत था, उसको 5वें स्थान पर ले आए। वो आर्थिक स्थिति में जो बंदा 9 साल में देश को 10 से 5वें नंबर पर ला सकता है, देश के अंदर रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, देश के अंदर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अरबों करोड़ों रुपए को रिकवर कर सकता है, जो बंदा डूबते बैंकों को उभार कर सबसे ज्यादा लाभ का एसेट बना सकता है, जो व्यक्ति मोदी 100 से अधिक यूनिकॉर्न खड़े कर सकता है, और 100 नहीं, 100 तो 2014 के पहले देश की आजादी के बाद से थे, अब उसकी संख्या 1000 हो गई है। यानी 10 गुना काम बढ़ा, 10 गुना एंटरप्रेन्योरशिप जो है लोगों को मिली है, युवाओं ने अपने खुद के उद्योग धंधे लगाए हैं। ये जो देश तरक्की कर रहा है, इससे चीन को दिक्कत है, क्योंकि भारत जब आत्मनिर्भर बनेगा, जैसा जैसा आत्मनिर्भर बनता जाएगा, उसका इम्पैक्ट अगर कहीं पड़ना है तो वो चीन पर पड़ना है, क्योंकि चीन ही सारी सप्लाई कर रहा था। तो भारत में अब तो सेमीकंडक्टर बनने जा रहा है, चिप खुद की बनाने जा रहे हैं, दिसंबर तक वो चिप आ जाएगी। इस सबसे दुनिया बेचैन है, और इसलिए इनको एक ही बात समझ में आती है कि विकास को तो रोक नहीं सकते, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी को घेर नहीं सकते। तो यहां देश में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए एक ही तरीका है, हिंसा कराओ, दंगे कराओ, बम विस्फोट कराओ, आतंकवादी घटना कराओ। आप देखते हैं कश्मीर में अगर एक भी आतंकवादी घटना हो जाती है, एक कोई टारगेट किलिंग हो जाती है, कश्मीर में अगर किसी एक हिंदू को मारा गया, वो एक सिंगल हत्या है। इस देश में रोज दुर्घटना में, बीमारी से और अपराध में भी सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, लेकिन कश्मीर में अगर एक हिंदू की टारगेट किलिंग होती है तो देखिए इंटरनेशनल मुद्दा बनता है, धरने और प्रदर्शन होते हैं। इसी बात को देश के दुश्मन जानते हैं कि ये एक हत्या पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और पूरे देश के लोगों के मन में मोदी के लिए नफरत पैदा कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि इस देश में इसी तरह जगह जगह हिंसा कराओ, दंगे कराओ, अपराध करो, ताकि सरकार बदनाम हो, और सरकार बदनाम होगी तो जनता है,
अभी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने कितनी बढ़िया सरकार चलाई है, लेकिन एक घटना वहां हुई है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ, बहुत दुखद है, लेकिन कैसे सरकार को घेरा जा रहा है। और इन सबको देखते हुए अब एनआईए ने यह तय कर लिया कि ये जो अपराधी हैं इनके खिलाफ सख्ती की जाएगी, और ये बहुत बड़ा एक छापेमारी करके मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया है। फिर भी ये दुश्मन है, ये हमेशा करते रहेंगे, लेकिन हमारी एजेंसियों की अलर्टता देखिए कि देश के अंदर जहां जहां भी ये नेक्सस चलाने वाले लोग हैं, गैंग चलाने वाले लोग हैं, अब इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये जहां भी मिलेंगे इनका एनकाउंटर किया जाएगा, और अब इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा रही है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। यानी अब तय कर लिया भारत ने कि भारत विरोधी ताकतों को मुंह उठाने नहीं दिया जाएगा, और उनको कुचलने के लिए पूरी ताकत से गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं, हमारे देश की एजेंसियां लगी हुई हैं, दिन रात इस पे काम हो रहा है। और ये उपलब्धि जो हुई है कि भारी मात्रा में गोला बारूद पकड़ा गया है, भारी मात्रा में ऐसे हथियार पकड़े गए हैं जिनसे हिंसा कराने की आशंका जताई जा रही थी, और ये जो जब्ती का कार्यक्रम चल रहा है ये बता रहा है कि सरकार के इरादे बिल्कुल क्लियर हैं कि देश विरोधी ताकतों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तरह बने रहिए और इस तरह की जानकारी को देशवासियों को पहुंचाते रहिए, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई भी फेक वीडियो, फेक न्यूज़ आपके पास आती है, मैंने देखा है कि एआई के जरिए आजकल स्मृति ईरानी हो, चाहे मोदी जी हो, उनकी वीडियो बनाई जा रही है। गांव के भोले भाले लोग सोचते हैं ये तो मोदी जी सच में ही बोल रहे हैं, उनके एआई से बनाए गए वीडियो से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बुलवाया जा रहा है। इस पर भी सरकार ध्यान दे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। आपके पास भी कोई इस तरह की वीडियो शेयर करता है, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, उसको पुलिस को कंप्लेंट करें, ताकि ऐसी शरारत करने वालों पर कार्रवाई हो सके। अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।